हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम स्टैटिक जीके के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आते हैं और आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रिक के द्वारा इसको याद करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं वर्तमान में जो वैकेंसीज चल रही है, जितनी भी वैकेंसी है, आरपीएफ जीडी हुई, चाहे एसएससी जीडी हुई, चाहे बीएसएफ एससीएम हुई, चाहे रेलवे एनटीपीसी हुई, इन सभी वैकेंसीज के माध्यम से हम देखें तो स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ही ज्यादा होता है। हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आना फिक्स बात है, और आना तो फिक्स बात है ही सही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आना यह बहुत बड़ी बात है। तो हम स्टैटिक जीके के बारे में अंदरूनी जानकारी जितनी भी होती है, जितने भी हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है, एक बार इनको आप जरूर देखिए और कोशिश करें आपको यहीं याद हो जाए। एक बार क्लास में आपको याद हो गया तो फिर आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। चाहे तो आप मेरे साथ साथ इसको लिख भी सकते हो और अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा स्टैटिक जीके का एक चैप्टर आता है। मैं एक बार आपको स्टैटिक जीके के सारे चैप्टर आपके सामने रख देता हूँ, देख लीजिए एक बार इनको। और आप इन सभी चैप्टर को पढ़ने वाले हो। धीरे धीरे हर एक क्लास में सारे चैप्टर आपके धीरे धीरे होते जाएंगे। एक चैप्टर की 2 क्लास भी हो सकती है, 3 क्लास भी हो सकती है। तो आप डेली की क्लास है डेली करते रहिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा और आप देखते जाओगे कि किस प्रकार से स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बैठते हैं। चाहिए तो आपकी जो ये फर्स्ट क्लास होगी उसके बाद ही आप फर्स्ट क्लास को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके उसके बाद आप टेस्ट लगाकर देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास से ही आपके एक ना क्वेश्चन बैठ जाएगा। चाहे एसएससी जीडी का टेस्ट लगाओ आप, चाहे आप आरपीएफ का टेस्ट लगाओ, और चाहे आप बीएसएफ का टेस्ट लगाओ, और चाहे आप एनटीपीसी का टेस्ट लगाओ, एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों आपके बैठेगा, ये फिक्स बात है। तो हम सबसे पहला चैप्टर करते हैं शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। ये जो चैप्टर है स्टैटिक जीके के माध्यम से बहुत ही बढ़िया टॉपिक भी है, और यहाँ से क्वेश्चन बैठने के चांस फुल फाट रहते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आप इसके क्वेश्चन को देखते रहिए, देखिए किस प्रकार से मैंने छोटी से छोटी जानकारी इसमें लिखी है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के इस पोजीशन को, और देखते हैं क्या क्या है इसमें। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हम लेने वाले हैं सारी, जितने भी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी हमें मिलेगी उसकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य की जो जानकारी होती है ये हमें कहाँ मिलती है। जानकारी हमें मिली है भरत मुनि के एक बुक का नाम है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हमें शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है, और इसे हम पंचम वेद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। आपके पास 4 वेद होते हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे उसको, हिस्ट्री में जब देखोगे तो आपको 4 वेद आपको दिखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि पंचम वेद किसे कहा जाता है तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल संख्या भी 2 मंत्रालय के द्वारा दी गई है। 2 मंत्रालय कौन कौन से है? एक तो है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार हम देखते हैं तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है, और 9वां कौन सा है तो छऊ। लेकिन संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हम यदि देखते हैं तो शास्त्रीय
शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, क्लासिकल डांस की संख्या 8 है। जो हम देखते हैं कि संगीत नाटक अकादमी जो संगीत की संपूर्ण जानकारी रखती है, ये इसकी स्थापना कब की गई? तो 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। और कहां पर की गई थी? दिल्ली में। कहां पर की गई थी? दिल्ली में। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ठीक से देखिए, एक बार एब्जॉर्व कीजिए, अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पढ़ा है संगीत शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी में कहां से मिलती है? तो किसने दी है? भरत मुनि ने। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। और नाट्य शास्त्र को हम पंचम वेद भी कहते हैं। कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो होती है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार होती है 9, और 9वां है 6। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो हमारे शास्त्रीय नृत्य की संख्या है वो 8, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई थी? तो नई दिल्ली में। जो हम बोल रहे हैं छऊ, छऊ क्या है? तो ये भी एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन है तो कैसा है? इसे हम अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, या फिर इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, हम ऐसा इसे बोल सकते हैं। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है हम इसे बोलते हैं, इसे अमूर्त सूची, एक अमूर्त सूची होती है और एक होते हैं विश्व धरोहर स्थल, जो यूनेस्को विश्व के तौर पर इन्हें शामिल करता है और इनकी सुरक्षा करने का वादा करता है। जो एक अमूर्त सूची और एक होता है विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल वो है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और अमूर्त, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होगा? तो वो ये होगी जिसे हम ना तो छू सकेंगे ना देख सकेंगे। ठीक, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो होता है विश्व धरोहर स्थल। और जिसे हम देख और छू नहीं सकते वो क्या होता है? अमूर्त सूची या फिर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो जिसे हम छऊ, छऊ क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य। तो नृत्य को हम केवल कर सकते हैं, हाथ पैर हिलाकर उनको कर सकते हैं, लेकिन इसको हम देख भी नहीं सकते। कि देख सकते हैं नृत्य किस प्रकार का है? नहीं। तो हाँ ठीक है, हम थोड़ा बहुत उस नाच गाने में देख सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे छू सकते हैं? तो छू तो सकते ही नहीं। तो जिसे हम नहीं छू सकते वो काय में जाएगा? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। और जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, मेन तो छू सकते हैं, तो वो जाएगा आपका विश्व धरोहर स्थल में, जैसे कि ताजमहल। ठीक, जो यूनेस्को है, यूनेस्को की जानकारी भी हम आगे लेंगे पूरी, आपको स्टैटिक जीके में यूनेस्को की पूरी जानकारी दी जाएगी। आगे हम देखते हैं छऊ के बारे में बात कर रहे थे। छऊ जो होता है, छऊ 3 प्रकार का होता है। छऊ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है मयूरभंज छऊ, जो ओडिशा में मनाया जाता है। एक होता है सरायकेला छऊ, जो झारखंड में मनाया जाता है। एक होता है पुरुलिया छऊ, जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। छऊ एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। छऊ जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मयूरभंज छऊ। देखो मोर क्या होता है? उड़ता है। मोर उड़ता है तो उड़ना से हो जाएगा उड़ना, ओडिशा। तो मोर क्या होता है? उड़ता है, तो उड़ना से क्या हो जाएगा? ओडिशा। तो मयूरभंज छऊ कहाँ हो जाएगा? ओडिशा में। और सरायकेला छऊ, केले को क्या हम ऊपर से झाड़ते हैं, तो झाड़ते तो क्या हो जाएगा? झारखंड। झाड़ने से क्या हो जाएगा? झारखंड। तो सरायकेला छऊ कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का। और एक और बचा हमारा पुरुलिया छऊ, इसको आप याद कर लेना, पश्चिम बंगाल में। तीनों आपको याद हो जाएंगे। देखिए एक बार देखिए, अपने दिमाग में एब्जॉर्व कीजिए। जैसे पहले क्या था? मयूरभंज छऊ, तो कहाँ हो जाएगा? मयूर उड़ता है तो उड़ने से क्या हो जाएगा? ओडिशा। एक हो जाएगा सरायकेला छऊ, केला का मतलब कहाँ से? झाड़ते हैं, झाड़ते तो झारखंड से। और लास्ट क्या बचा है? पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ को कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। ठीक, अब हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य जो होता है हमारा 8 प्रकार के मेन होता है। 9वां भी हमने देख लिया है अभी छऊ को। ये कौन कौन से राज्य में है? राज्य से यहाँ से वेरी आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है।
कितना पुराना, कभी आपसे पूछे तो लगभग 2000 वर्ष पुराना। कितना पुराना है? लगभग 2000 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य। सबसे पुराना, सबसे ओल्ड, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? वो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। और कहाँ का है भरतनाट्यम? तो तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक दोस्तों, और अगला आता है ओडिशा। भरतनाट्यम में आप डायरेक्ट दे सकते हो, भरतनाट्यम तुम तमिलनाडु, तुम मिलने आओगे क्या? किसी को हम बुलाते तो क्या बोलते हैं? तुम मिलने आओगे क्या? तो नाटक मत करना, बोलते हो ना, तुम मिलने आओगे क्या? तो तुम नाटक मत करना। तो हम नाटक नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे मिलने, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें बुलाओ तो सही, हम आ जाएंगे। तो तुम नाटक मत करना तमिलनाडु, तुम नाटक मत करना भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, पूरे स्टूडियो जीके में तमिलनाडु को हम तुम मिलने आएंगे, या फिर कुछ ऐसा लॉजिक रखेंगे जो आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक, ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? तो ओडिशा का हो जाएगा, ये आप याद कर लोगे। मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा? तो मणिपुर का हो जाएगा, ये भी आपको याद हो जाएगा क्योंकि राज्य के नाम से ही बना हुआ है। ठीक, कुचिपुड़ी क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो आंध्र प्रदेश को कैसे डिनोट करेंगे हम? हमेशा अंधे आदमी से। कैसे? तो अंधे आदमी से इसको हम डिनोट करेंगे कि अंधा आदमी क्या खाएगा? कच्ची पूड़ी खाएगा। अंधा आदमी क्या खाएगा? कच्ची पूड़ी खाएगा। कथक, कथक हम थकते नहीं है। कहाँ के लोग थकते नहीं है? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग थकते नहीं है। कथक थकते नहीं है, कहाँ के लोग थकते नहीं है? तो यूपी के लोग थकते नहीं है। कथकली, कथकली भी केरल का है। दो चीजें आपको केरल की याद रखनी है, दो शास्त्रीय नृत्य केरल के। एक राज्य, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य के हैं, वो कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो कथकली हो जाएगा, एक हो जाएगा मोहिनीअट्टम। कहाँ कहाँ के है? केरल का। तो केरल आपको याद कर लेना है। ठीक, सत्रिय, आठवां जो आपको दिख रहा है सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? तो असम का। ये जो है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। क्या है ये? सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सत्रिया। कितने वर्ष? लगभग 500 वर्ष पुराना, ज्यादा पुराना नहीं है दोस्तों। कितना वर्ष पुराना है? तो केवल 500 वर्ष पुराना है शास्त्रीय नृत्य। और छऊ को हम देख चुके हैं। तीनों छऊ हमने यहाँ पर देखा है, एक तो मयूरभंज छऊ, एक सरायकेला छऊ, एक हो गया आपका कौन सा? तो पुरुलिया छऊ। मयूरभंज में उड़ता है तो क्या हो जाएगा? ओडिशा, केला झाड़ते तो झारखंड, और पुरुलिया का क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक दोस्तों, हमने देखो क्या देखा है, भरतनाट्यम से लेकर छऊ तक। एक बार आप देख लीजिए, सारे शास्त्रीय नृत्य आपको याद हो चुके होंगे शायद, और अच्छी तरह से याद भी हो जाना चाहिए। देखो दोस्तों, हम यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा यूं भी पूछा जाता है कि ये कौन से डायरेक्शन से आता है। डायरेक्शन भी इसकी पूछी जा सकती है। तो डायरेक्शन के हिसाब से यदि हम देखें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु को हम देखते हैं तो हमारे उत्तर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? साउथ में। तो हम ये बोलते हैं कि सबसे उत्तर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? चार ऑप्शन आप देकर आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, उत्तर में आता है कौन? सॉरी, उत्तर नहीं, उल्टा हो गया। दक्षिण में क्या आता है? दक्षिण में यानी कि नीचे की ओर। तो दक्षिण में कौन सा शास्त्रीय नृत्य आता है? तो आपके बता दोगे भरतनाट्यम। ओडिसी, ओडिशा को हम देखते हैं दक्षिण पूर्व। कहाँ देखते हैं? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में कौन सा आता है? तो ओडिशा। मणिपुर को हम एकदम साइड में, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है दक्षिण में, तो कुचिपुड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश। कथक, कत्तर उत्तर प्रदेश। सबसे उत्तर का, सबसे उत्तरी शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो क्या बता देगा? उत्तर में था तो उत्तर प्रदेश। तो उससे क्या डिनोट कर देंगे? कथक थकते नहीं है, कहाँ के लोग? तो उत्तर प्रदेश के। कथकली कहाँ को जाएगा? केरल का। कथकली हो जाएगा केरल का। ये कहाँ पर आता है? दक्षिण में। अगला हो जाएगा मोहिनीअट्टम, ये भी दक्षिण में, ये भी केरल गई है इसलिए। सत्रिय कहाँ का हो जाएगा? असम का। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सबसे नया वाला सत्रिय। ये हो जाएगा असम का होता है तो वो उत्तर पूर्व में हो जाएगा। और छऊ तो आपके 3 राज्य में है, तो आप इसे डिनोट कर लेना अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो एक बार इसको देखना आप। आगे हम देखते हैं कि भरतनाट्यम क्या है। अभी तो इसके हमें और आगे भी इनके कलाकार भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम भरतनाट्यम की पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, हम आगे आते हैं और देखते हैं भरतनाट्यम की जानकारी।
चलिए दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखने वाले हैं भरतनाट्यम के बारे में। किसके बारे में? भरतनाट्यम के बारे में। हमने अभी जो ऊपर की नॉर्मल जानकारी शास्त्र नृत्य के बारे में जानकारी ली, उसको आप याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो इसका पुराना नाम क्या है? तो सादिर। भरतनाट्यम का पुराना नाम आपसे पूछा जाए, ओल्ड नेम क्या है भरतनाट्यम का? तो सादिर है। मैंने आपको अभी बताया है कि भरतनाट्यम कितना पुराना है, तो लगभग 2000 वर्ष पुराना भरतनाट्यम नृत्य होता है। और सबसे पुराना पूछे आपसे, सबसे पुराना भरत नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। ठीक है। भरतनाट्यम जो है ये, इसका अन्य नाम क्या है? और भी नाम है क्या इसके? तो इसके अन्य नाम है दास्याट्टम इसे कहा जाता है, इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, सबसे पुराना नाम है इसका, यानी कि पुराना नाम हो गया इसका सादिर। इसे अन्य नाम के नाम से भी जानते हैं, दास्याट्टम या फिर अग्नि नृत्य के नाम से भी इसे जानते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी जानकारी कौन कौन सी बुक में मिलती है। सबसे पहले हमने देखा था शास्त्रीय नृत्य की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमने अभी देखा था भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में दी है, जिसे हम पंचम वेद भी कहते हैं। नाट्य भरतनाट्यम की जानकारी में कहाँ से मिलती है? तो एक तो शिल्पाधिकारम, दो बुक का नाम है, दोनों बुक का नाम आप याद रखिएगा, शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण। शिल्पाधिकारम के जो लेखक है वो कौन है? इग्लो उदिकल या फिर इग्लो अधिकल भी हम इसे बोलते हैं। इग्लो अधिकल किस बुक के लेखक है? तो हम बता देंगे शिल्पाधिकारम के। और अभिनय दर्पण के लेखक कौन है? तो है नंदिकेश्वर। कौन है? नंदिकेश्वर। आप देखते रहिएगा, एक बार इनको रिवाइज करते रहिएगा, आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। जो भरतनाट्यम नृत्य है किसको समर्पित है? तो यह है मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? मंदिरों को। मंदिरों को समर्पित है। और कौन से धर्म से संबंध रखता है? तो शैव धर्म के विचारों को यह प्रस्तुति देता है, शैव धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, वेरी एमपी क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम जो नृत्य है ये किसको समर्पित है? तो मंदिरों को समर्पित है। और भरतनाट्यम जो नृत्य है ये कौन से धर्म से संबंध रखता है? तो शैव धर्म से संबंध रखता है। जो भरतनाट्यम जो होता है ये 6 भाग में किया जाता है। कितने भाग में किया जाता है? 6 भाग में। 6 भाग का मतलब ये इसके अलग अलग कलाकारी होती है। मैं आपको जो एक फोटो में आपको इसके शुरुआत में रखा भी है और अभी भी रख देता हूँ। देखो इस प्रकार से इसमें कलाकारी की जाती है, आप देख सकते हैं। और ये जो छोटी मोटी कलाकारी होती है हिसाब से इसमें देख भी सकते हैं। जो इसमें 6 भाग होते हैं, 6 में हमको प्रथम भाग पूछा जाता है, लास्ट वाला यानी कि अंतिम भाग जो खत्म होने वाला भाग किसे क्या कहते हैं? जो प्रथम भाग है उसे हम कहते हैं अलारिपू। अलारिपू यानी कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भरतनाट्यम का प्रारंभिक भाग क्या है, तो हम उसे बोलेंगे अलारिपू। और भरतनाट्यम का अंतिम भाग क्या है? तो वो है तिल्लाना। या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा अलारिपू शब्द किससे संबंध रखता है? तो भरतनाट्यम से। तिल्लाना शब्द किससे संबंध रखता है? तो कौन आ जाएगा? भरतनाट्यम से। ठीक, भरतनाट्यम जो होता है वो उसका नाट्य स्वरूप पाने वाले, नाट्य स्वरूप इसको छोड़ दिए दोस्तों, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसे याद वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसे मतलब नाट्य स्वरूप पाने वाला पहला शास्त्रीय नृत्य है ये, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, नाटक का स्वरूप पाने वाला। अगला जो आता है कटका मुख हस्त मुद्रा। कटका मुख हस्त मुद्रा का संबंध किससे? तो भरतनाट्यम से है। कटका मुख हस्त मुद्रा मतलब उसका मतलब है कटका मुख से मतलब ये ओम बनाते हैं। किससे बनाते हैं? तो 3 उंगलियों द्वारा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 3 उंगलियों के द्वारा ये क्या करते हैं? तो ओम का निर्माण करते हैं। उसे हम बोलते हैं कटका मुख हस्त मुद्रा। क्या बोलते हैं? कटका मुख हस्त मुद्रा। आगे हम देखते हैं नट्टुवार शब्द का संबंध किससे आपसे पूछे तो आप क्या बता दोगे? भरतनाट्यम से। मतलब नट्टुवार किसे हम बोलते हैं? तो जो भी भरतनाट्यम का पाठ पढ़ता है या हम इसे इसका शिक्षक भी कह सकते हैं कि भरतनाट्यम का पाठ पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? तो नट्टुवार कहते हैं। भरतनाट्यम के शिक्षक को क्या कहते हैं? तो नट्टुवार कहते हैं। भरतनाट्यम में कौन सी धुन का प्रयोग किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धुन होती है? कर्नाटक संगीत। 2 प्रकार के संगीत होते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखे भी देखिए दोस्तों। भारतीय संगीत के 2 भाग है, एक तो उत्तर भारत का है, एक दक्षिण भारत का है। जो उत्तर भारत में संगीत होते हैं उसे बोलते हैं हम हिंदुस्तानी संगीत। जो दक्षिण भारत में संगीत होते हैं उसे हम बोलते हैं कर्नाटक संगीत। आगे हम देखते हैं
जो एक कलाकार इसकी पूरी प्रस्तुति देता है, लगभग 6 भाग की पूरी प्रस्तुति एक कलाकार देता है, अलग अलग इसके भाग होते हैं। जो एक ही कलाकार इसकी पूरी प्रस्तुति देता है उसे बोलता है, उसे भरतनाट्यम में कहा जाता है एकाहार या लस्यांग। क्या कहा जाता है? एकाहार या लस्यांग कहा जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एकाहार शब्द का संबंध किससे है, तो आप क्या बता दोगे? भरतनाट्यम। या फिर लस्यांग शब्द का संबंध किससे है, तो क्या बता दोगे? भरतनाट्यम। नट्टुआ शब्द का संबंध किससे है, तो आप क्या बता दोगे? भरतनाट्यम। आपसे पूछे अल्लाह रिपु या तिल्लाना का संबंध किससे, तो क्या बता दोगे? भरतनाट्यम। कटका मुख हस्त मुद्रा का संबंध किससे है, तो आप क्या बता दोगे? भरतनाट्यम। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। भरतनाट्यम किस नृत्य शैली का से है, तो नृत्य शैली तो 2-3 है, आप एक दो इसमें याद रख लीजिएगा, इतना एमपी नहीं है लेकिन याद रखना जरूरी है, एक बार पढ़ लीजिएगा। एक तो कला क्षेत्र वजुवर भी है और कला मंडलम, ऐसा पूछता है कला मंडलम शैली का संबंध किससे है, तो क्या बता दोगे? भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम होता है इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? वाद्य यंत्र भी इतने एमपी नहीं है, इसमें मृदंगम, वीणा, बांसुरी और इत्यादि का प्रयोग होता है। भरतनाट्यम जो हो ये शास्त्रीय नृत्य था, उसमें क्या था कि भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसको ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया था, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया था, और कब लगाया था? तो 1910 में लगाया था। ठीक, आगे देखते हैं। भरतनाट्यम के चित्र, भरतनाट्यम के चित्र हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो हमें चित्र प्राप्त होते हैं चिदम्बरम मंदिर से। चिदम्बरम मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। चिदम्बरम मंदिर के कहां से पूर्व प्राप्त होते हैं? तो गोपुरम। अब ये गोपुरम क्या होता है सब? तो गोपुरम ये मंदिर का एक भाग है। जब हम मंदिरों को पढ़ेंगे तो मंदिर के अलग अलग भाग हम करेंगे कि किस भाग को क्या कहा जाता है, उसमें हम इसको देख लेंगे। ठीक, एक बार भरतनाट्यम को आप आसानी से एकदम आराम से देख लीजिए। मैंने क्या पढ़ा है, इसका पुराना नाम सादिर है, इसके अन्य नाम दासी अट्टम या इसे अग्नि नृत्य भी कहते हैं। इसकी जानकारी 2 बुक से मिलती है, एक तो शिल्पाधिकारम, एक होता है अभिनय दर्पण। शिल्पाधिकारम के जो लेखक है वो कौन है? तो इग्लो उदिकल है। अभिनव दर्पण के लेखक कौन है? तो नंदी केशवर है। आगे हम देखते हैं यह किसको समर्पित है, तो मंदिरों को समर्पित है। किस धर्म से? शिव धर्म से। कितने भाग है? 6 भाग है। प्रथम भाग कौन सा है? अलारीपु है। अंतिम भाग कौन सा है? तिल्लाना है। नाट्य स्वरूप इसमें पाने वाले और भी कुछ हो सकता है, तो नाटक में इतना याद नहीं करना है इसको। कटका मुख हस्त मुद्रा का संबंध किससे, तो आप क्या बता दोगे? आप बता दोगे कि नाट्य भरतनाट्यम से है। कटका मुद्रा का मतलब होता है उसमें 3 उंगलियों से ओम का निर्माण किया जाता है। नट्टुआर का शब्द का संबंध हो गया भरतनाट्यम। धुन होगी कर्नाटक। एक कलाकार को हम बोलते हैं कहारे, या एक और नाम क्या था? लस्यांग से कहते हैं। 2 प्रकार के अपने संगीत होते हैं, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत। वाद्य यंत्र हमने बता दिया मृदंगम, वीणा, बांसुरी। और भरतनाट्यम ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था? तो 1910 में। भरतनाट्यम के चित्र कहां से मिलते हैं? चिदम्बरम मंदिर से, तमिलनाडु गोपुरम से। ठीक दोस्तों, एक बार इसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए दोस्तों, थोड़ा और हम आगे का देख लेते हैं, एक लास्ट और देख लेते हैं। ओडिसी। ओडिसी मैंने आपको बताया ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का है, हमें पता है। भरतनाट्यम कहाँ का था? तमिलनाडु का था। तो मिलना हो क्या? तो नाटक मत करना, तो हमने पैसे को याद भी किया था उसको, भरतनाट्यम को। हम देखते हैं ओडिसी के जनक कौन है, तो गुरु पंकज चरण दास। आपसे पूछा जाए कि गुरु पंकज चरण दास किसके जनक है, तो आप क्या बता दोगे? ओडिसी के। और अभी हाल हमने पीछे पढ़ा है भरतनाट्यम को। उसके बाद आगे देखते हैं ये किससे संबंध रखता है? कृष्ण, भगवान कृष्ण से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंध रखता है, तो आप बता दोगे क्या? उड़ीसा। और अभ्याल मैंने आपको बताया है कि भरतनाट्यम जो था वो किससे संबंध रख रहा था? शैव धर्म से। और किसको समर्पित था? तो वो आपके समर्पित था मंदिरों को। ठीक, अगला हम देखते हैं नृत्य शैली। इसकी जो नृत्य शैली की जाती है वह भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंध रखती है। ठीक है, इसकी जो नृत्य शैली की जाती है वो किससे संबंध रखती है? भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा का संबंध कौन से नृत्य से है, तो हम क्या बता देंगे?
ओडिसी नृत्य से है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा आपको बता दी जाएगी, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इस प्रकार की त्रिभंग मुद्रा होती है। इसे करोली भी कहते हैं। पूछा जाएगा वेरी आईएमपी कि अरोली किस नृत्य को कहा जाता है, तो हम क्या बोल देंगे, ओडिसी। अब यार मैंने आपको बताया पीछे कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, तो सादिर। क्या था, सादिर। वो पीछे का आप रिवाइज करते रहिए तो आपको आगे का भी थोड़ा बहुत याद होता रहेगा। इसमें जो शुरुआती चीज होती है, क्या होता है, उस शुरुआती चीज को हम बोलते हैं मंगलाचरण। क्या बोलते हैं, मंगलाचरण। कि पूछेगा मंगलाचरण शब्द का संबंध किससे है, तो आप क्या बता दोगे, ओडिसी नृत्य से। इसका जो अंत होता है किससे होता है, मोक्ष। इसका अंत किससे होता है, मोक्ष। अंतिम स्टेप्स है ये, इनकी पहली स्टेप और अंतिम स्टेप्स है। जो मंगलाचरण शब्द है इसमें क्या किया जाता है, या फिर मंगलाचरण स्टेप है, इसमें क्या किया जाता है, तो सबसे पहले पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद ही इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक, शुरू हो गया मंगलाचरण से और अंत हो गया मोक्ष से। अभियान मैंने आपको पीछे बताया दोस्तों, भरतनाट्यम की दो प्रारंभ और अंतिम। प्रारंभ कैसे हो रहा था, वो प्रारंभ हो रहा था अला रिपु शब्द से। अला रिपु शब्द का संबंध भरतनाट्यम, और उसका अंत किससे हो रहा था, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो भरतनाट्यम शब्द था इसका अंत किससे हो रहा था। ठीक, अगला हम देख रहे हैं, अंत हो गया मोक्ष से, शुरुआत होगी मंगलाचरण से। पखावज अक्षरों का प्रयोग करके इसको समाप्त किया जाता है। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका अंत पखावज अक्षरों से होता है, तो आप क्या बता दोगे, वो जाएगा ओडिसी। इसका नृत्य का उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, तो उदयगिरी खंडगिरी गुफा से हमें इसका उदाहरण मिलता है। यह मुख्यतः महारियो एक प्रजाति है दोस्तों, महारियो प्रजाति द्वारा इसे सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। कौन सा ऐसा नृत्य है जो जल तत्व से संबंध रखता है, तो वो हो जाएगा आपका उड़ीसा या फिर ओडिसी। उड़ीसा का नृत्य है ओडिसी। जल तत्व वाद्य यंत्र आप देख सकते हो, मंजीरा, ढोल, पखावज, सितार आदि इत्यादि इसमें आ सकते हैं। लास्ट की लाइन इसमें लिखी हुई है कि नृत्यांगनाएं शरीर पे जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती है। इस नृत्य में ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नृत्यांगनाएं जटिल ज्यामिति आकार के पैटर्न बनाती है, तो हो जाएगा आपका उड़ीसा। इसे हम सचल कहते हैं। क्या कहते हैं, सचल। जो महिलाएं ज्यामिति पैटर्न बना रही है उसे हम क्या बोलेंगे, सचल कहेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, सचल। तो देखिए दोस्तों, हमने कुछ वीडियो में, हमारा वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके बाद का जो पार्ट है हम थोड़ी अगली क्लास में देख लेंगे। आप ठीक है दोस्तों, तो हम आगे क्लास बाद में करेंगे। और कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया है लास्ट में, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर दे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने कई न कई चीजें याद करने की कोशिश भी की है और कहीं ना कहीं इनको रिवाइज करने की कोशिश भी की है। देखिए दोस्तों, अभी जो टाइम हुआ है लगभग रात के 12:30 बज रहे हैं। मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है कि कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कहीं न कहीं इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि ना तो कुछ कोर्स ले सकते हैं या फिर ना कुछ ऐसी कोई किसी माध्यम से पढ़ सकते हैं, या फिर उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आगे जरूर बढ़ाएगा और अपने और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।